Okay, so if you people have any question from last class, feel free to ask. First class में we had a look into what is society. Second class में caste. Caste complete नहीं हुआ है. We have yet to look into caste as a system क्योंकि सिर्फ कास्ट क्या होता है वो हम लोगों ने अभी देखा है. कास्ट सिस्टम हमारे टॉपिक में है. व्हेन वी टॉक अबाउट सिस्टम, अगर हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्हेन दिस वर्ड सिस्टम इज यूज्ड, सिस्टम कई जगह ये वर्ड यूज होता है. व्हाट डज इट मीन? सिस्टम इज अ वे टू लुक एट रियलिटी. यथार्थ को देखने का, अध्ययन करने का एक पद्धति होता है सिस्टम, प्रणाली. ये वर्ड का ओरिजिन सबसे पहले जीव शास्त्र में हुआ, बायोलॉजी में. यू माइट हैव हर्ड ऑफ नंबर ऑफ सिस्टम. जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं तो वहां जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उनको हम लोग अलग अलग सिस्टम के तहत स्टडी करते हैं. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम एंड सो फोर्थ. इस तरह के कई सिस्टम में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग स्टडी करते हैं. ये सिस्टम क्या होता है? इट इज नथिंग सच कि जो एग्जिस्ट कर रहा होता है. हर जगह हम लोग ये वर्ड सिस्टम यूज करते हैं. इन नॉर्मल पार्लेंस ऑल्सो हम लोग आम बोलचाल में भी ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि सिस्टम ही खराब है. तो व्हाट डज दिस वर्ड सिस्टम मीन? ठीक है, कास्ट हम लोगों ने देखा. कास्ट क्या होता है? कैन एनीबडी गिव अ डेफिनेशन ऑफ कास्ट? 2 बार ये डेफिनेशन हमने क्लास में बताया है. आप में से कोई बता सकेंगे कि व्हाट इज कास्ट? जाति किसे कहते हैं? Sir, caste is a localized hereditary endogamous group with occupational specialization. Okay, very good. Who was the person giving this response? कौन बोल रहे थे? Sir, Aditya Very Kumar. good. Aditya Kumar. Very good. Thank you. So caste is localized. First word which we use is localized. Second, hereditary. Endogamous group with occupational स्पेशलाइजेशन. हिंदी में इसे कहेंगे जाति एक स्थानिक, आनुवांशिक एवं अंतःवैवाहिक समूह है जिसका किसी विशिष्ट व्यवसाय से जुड़ा हो. दिस इज द डेफिनेशन कास्ट का. ये डेफिनेशन तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख लिया था. जाति क्या है? जाति एक स्थानीय आनुवांशिक अंतःवैवाहिक समूह जिसका किसी विशिष्ट व्यवसाय के साथ जुड़ा हो. जब हम कास्ट एज अ सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो पहले तो जानना जरूरी है कि सिस्टम ये वर्ड कई जगह यूज होता है. सो व्हाट
वी मीन बाय सिस्टम, सिस्टम इज अ वे टू लुक एट रियलिटी, यथार्थ को एक देखने की पद्धति है। ये ऐसा सिस्टम कुछ होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं। इट इज एन एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्त होता है ये, ठीक है। हम अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करते हैं। अब ह्यूमन बॉडी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसका अगर पूरा स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें समझना है, दो वर्ड हम यहाँ यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर और दूसरा फंक्शन, ठीक है। संरचना अर्थात वो कैसे बना हुआ है, किन किन ऑर्गन से बना हुआ है, और उसका फंक्शन क्या है, वो वेरियस ऑर्गन्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है। तो अगर उसका हमें एक ईज के साथ स्टडी करना हो तो हम क्या करते हैं, उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग बांट देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि इस सबको फिर होलिस्टिकली फिर हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि नॉलेज को हम ब्रेकअप कर रहे हैं, ठीक है, बांट रहे हैं, और फिर उस ब्रेकअप नॉलेज को हम यूनाइट कर रहे हैं सो एज टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। हमारा जो शरीर है उसका एक समग्र अध्ययन करने के लिए, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये बॉडी हमारा काम कैसे कर रहा है, तो उसके लिए हम पहले उसको सिस्टम में डिवाइड करते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं इनको कि डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइनल सिस्टम से कैसे जुड़ा हुआ है। इन सबको हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद फिर हमें पता चलता है एक्चुअल में कैसे होता है, और उसके बाद फिर हमें समझ में आता है कि अगर इनमें से किसी एक जगह भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका असर कहाँ कहाँ पड़ता है। अगर एंडोक्राइनल सिस्टम में अगर कोई समस्या, हार्मोन का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका असर पड़ेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसका असर जो है नर्वस सिस्टम में पड़ सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पड़ सकता है, एंडोक्राइनल सिस्टम में पड़ सकता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में पड़ सकता है। सो वी ट्राई टू फर्स्टली ब्रेकअप द नॉलेज इन द सेंस कि रियलिटी को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में स्टडी करते हैं, क्योंकि एक बार में कंप्लीट स्टडी कर पाना इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। रियलिटी इज इनफाइनाइटली कॉम्प्लेक्स, यथार्थ जो है वो अनंत रूप से जटिल है, उसका समग्र अध्ययन एक बार में कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब कंप्लीट हो गया सबका, हमने अलग अलग स्टडी ये कर लिया, तो उसके बाद हम उसको कोरिलेट करना शुरू करते हैं, यूनाइट करते हैं। इट इज द सेम थिंग एज योर सिलेबस। सिलेबस को हम लोग क्या करते हैं कि यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, यूनिट को फर्दर हम लोग चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो एजुकेशन इम्पार्ट किया जाना चाहिए तो वो वैसा होता नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। नॉर्मली जब हम किसी भी चीज का स्टडी करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का स्टडी करते हैं, तो सब्जेक्ट का स्टडी करने के समय उससे हम क्या करते हैं कि यूनिट्स में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो यूनिट 1 में ये पढ़ेंगे, में ये यूनिट 3 में ये, यूनिट 4 में ये, और इसे हम सेमेस्टर 1 में डिवाइड कर देते हैं। सेम 1 में ये कवर होगा, सेम 2 में, सेम 3 में, सेम 4 में, सेम 5 में ये, सेम 6 में ये। ओके, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले डिवाइड कर दे रहे हैं वेरियस यूनिट में। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो हमारा, उसमें समस्या ये होती है कि बाद में इसको हमें यूनाइट भी करना होता है। ये जो हमने अलग अलग यूनिट में पढ़ा, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वन सब्जेक्ट, सपोजली पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस को हम लोग वेरियस यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद अलग, तो ये यूनिट हमारा कवर, ये कवर, ये कवर, ये कवर। लेकिन बाद में जो इसको यूनाइट करने का काम होता है, मींस हम जब यूनिट्स को कोरिलेट करते हैं कि ये यूनिट इससे कैसे रिलेटेड है, ये यूनिट है, ये वाला यूनिट इससे कैसे रिलेटेड है, ये वाला यूनिट इससे कैसे रिलेटेड है, वो काम नहीं करते। तो उससे होता क्या है कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट हम कंप्लीट समझ नहीं पाते। पास हम जरूर कर जाते हैं क्योंकि इंडिविजुअली हमने ब्रेकअप करके इसको स्टडी कर लिया, लेकिन कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग किसी भी सब्जेक्ट, नॉट जस्ट पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, सोशियोलॉजी भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट,
तो फर्स्टली फ्रैगमेंटेशन वाला पार्ट तो ओके है, ठीक है, हम फ्रैगमेंट कर देते हैं नॉलेज को, लेकिन उसके बाद उसको लिंक करना जो है वो हमारा शिक्षा व्यवस्था में वो प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये कई दफा हमने देखा है, आप लोगों का सिलेबस जब देखते हैं तो उसमें ये चीज मुझे महसूस होता है कि कई दफा होता है क्या कि ये टॉपिक लिंक्ड भी नहीं होते। ओके, जिस तरीके से सिलेबस बनाया जाता है तो टॉपिक का लिंकिंग भी जरूरी होता है, वो लिंक भी नहीं किया जाता है, तो आप आधा अधूरा ज्ञान आपको मिलता है। फलतः होता क्या है कि एक रांची यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट में लेवल का काफी फर्क होता है। रांची यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट जो है वो केवल एग्जाम पास किया होता है, ग्रेजुएट हो चुका होता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंडिडेट जो है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है उस सब्जेक्ट के बारे में। वो क्यों हो रहा है? वो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट हमारे जो है वो अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम इस वजह से है कि हम लोग नॉलेज को फ्रैगमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको क्लास में अकॉर्डिंगली फिर लिंक अप नहीं कर रहे होते। सिलेबस जो हमारा होता है वो काफी फ्रैगमेंटेड फॉर्म में होता है, यूनिट्स जो होते हैं अलग अलग, वो एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही होती है क्लास में वो फ्रैगमेंटेड फॉर्म में। सो दिस इज समथिंग विच वी कैनॉट चेंज। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सिस्टम ही खराब है, isn't it? कि रांची यूनिवर्सिटी का सिस्टम ही खराब है। खैर, एनी हाउ वी शुड नॉट ब्लेम द सिस्टम इन विच वी आर। ज्यादा सिस्टम को ब्लेम करना उचित नहीं होता है, बट आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम हम किसे कहते हैं। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। कास्ट को हम एक सिस्टम के तहत जब स्टडी करते हैं तो इसमें हम लोग वेरियस कास्ट एज अ सिस्टम, ओके, तो जिस तरीके से कास्ट को हम लोगों ने, सॉरी, ह्यूमन बॉडी को हम लोगों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, तो कास्ट को भी हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके, एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, as a and as a किनशिप सिस्टम, इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। जब हम जाति व्यवस्था हमें पढ़ना है तो हम इन्हें चार पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कैसे ये एक इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर काम करता है, कैसे ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर, कैसे एक कल्चरल सिस्टम और कैसे एक किनशिप सिस्टम के तौर पर। ओके, कास्ट एज एन कास्ट एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक आर्थिक प्रणाली के तौर पर कैसे ये काम करता है। क्या देखा कि जाति क्या है? जाति जो है एक समूह है जिसका किसी न किसी विशिष्ट व्यवसाय या पेशा होता है। और था क्या कि जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ है वो व्यक्ति वही काम करेगा, अपना काम छोड़कर वो किसी दूसरे जाति का काम को नहीं ले सकता। इस व्यवस्था को हम लोग बोलते थे वर्ण संकर व्यवस्था। इस व्यवस्था में क्या था कि राजा जो है उसका एक नैतिक दायित्व होता था the letters are breaking, नैतिक दायित्व होता था।
वो नैतिक दायित्व क्या था? पहला, इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट, ये नहीं होना चाहिए। तो ये व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो थी वो राजा की थी। राजा का ये एक दायित्व था कि जाति जो है, अलग अलग जाति, वो आपस में मिक्स नहीं करें। इंटरमिक्सिंग का मतलब क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग का मतलब हो गया कि आपस में शादी नहीं करें, नहीं होना चाहिए। इससे है क्या कि सभी जातियां जो है वो अपनी पहचान अलग बना करके चलें। दूसरा, जो उनका पेशा है, ऑक्यूपेशन है, वो वही काम करेंगे। अर्थात किसी एक विशिष्ट जाति का, सपोजिटली वाल्मीकि जाति है, ठीक है, तो वाल्मीकि जाति जो है इसका काम है सपोजिटली मेला, ओके। दूसरा से रजक जाति है, धोबी जाति है, इसका काम है कपड़ा धोना। फिर नाई जाति है, इसका काम है बाल काटना। तो जो काम जो जाति कर रहा है वो काम वही जाति करेगा। अपना पेशा को छोड़कर वो कोई दूसरा पेशा को नहीं अडॉप्ट कर सकता है। ये जिम्मेदारी थी राजा की कि राजा यह सुनिश्चित करे कि वर्ण संकर व्यवस्था बनी रहे, इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट नहीं होना चाहिए, और जो ऑक्यूपेशन का जो काम है वो काम वही ऑक्यूपेशन करे, कोई दूसरा नहीं। कि अगर वाल्मीकि जाति का काम है मेला ढोने का, तो वो वही काम करेगा। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है वाल्मीकि जाति का बेटा जो है वो बोले कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये गंदा काम है, हम नाई का काम करेंगे। धोबी जो है वो ये कहे कि हम ये कपड़ा धोने का हम काम नहीं करेंगे, हम पूजा पाठ करने का काम करेंगे। तो ब्राह्मण का काम होता था पूजा पाठ का, क्षत्रिय का काम होता था राज व्यवस्था, शासन देखना। सबका काम बंधा हुआ था और कोई छोड़ नहीं सकता था, वो काम उसी को करना है। और राजा से अपेक्षित है, राज व्यवस्था में यह भी आता है कि वर्ण संकर अर्थात इंटरमिक्सिंग ऑफ कास्ट नहीं होना चाहिए, या पेशा कोई छोड़े नहीं, अपना जो पेशा है वो वही करे। तो जाति जो है इस प्रकार से क्या था कि एक इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर का काम था। ये इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर अर्थात आर्थिक श्रम विभाजन। कौन काम, समाज में बहुत सारे काम हैं, कौन सा काम कौन जाति करेगा ये निर्धारित था, निश्चित था। ये फलाना जाति जो है ये काम करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, और इसमें किसी भी तरह का चेंजेस जो है वो पॉसिबल नहीं। तो कास्ट फंक्शन एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। जाति जो है वो एक आर्थिक
प्रणाली के रूप में ये कार्य करता था इस प्रकार से। Excuse me, sir. I would request कि जो भी Sir? डेट आ रहे हैं या सर वर्णा संस्कारा जो है उसको इंग्लिश में भी वही बोलेंगे? बोलिए। हाँ, इंग्लिश में भी है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो संस्कृत सेम वर्ड नेम है, है? शब्द संस्कृत है। नहीं सर, What's up? सर इंग्लिश Pardon? सर हिंदी कुछ ज्यादा हो गया है, थोड़ा इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करिए ना, नोट्स बनाने में नहीं बन पा रहा। हिंदी ओके ओके ठीक है। मेरे तो थैंक यू सर। बाइलिंगुअल है। अब सभी लोगों का ध्यान रखना है, क्लास में हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं। तो कभी हिंदी ज्यादा यूज करेंगे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स सर, को लेकिन थोड़ा कंप्लेन टफ करेंगे, टफ इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज Actually, करेंगे तो what हिंदी we are मीडियम के saying स्टूडेंट्स कि कंप्लेन करेंगे। मिक्स थोड़ा पढ़ाए आप, क्योंकि हमें थोड़ा ज्यादा ये प्रॉपर इंग्लिश सॉरी हिंदी समझ में नहीं आ रहा है। जो टफ वर्ड मुझे है ना तो सर, लगता तो है उसे सब थोड़ा जगह एक्सप्लेन हमने कर दीजिए इंग्लिश में, तो इंग्लिश नोट्स बनाने में और इजी होता है। हाँ सर, वो वर्ण डाई संकर में भी वर्ण संकर ही होगा, इसलिए नाई नाई तो एक कास्ट है, बार्बर, ठीक है। ओके तो सर। नाई कास्ट है, वही कास्ट से ही वो जाना जाएगा। धोबी वॉशरमैन, ओके। ये तो सिंपल सिंपल हिंदी है, आई सपोज कि ये आप लोगों को आता होगा, हाँ सर, हाँ सर। और थोड़ा कहीं ना कहीं आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके सर। क्योंकि कंप्लीट अगर इंग्लिश में लेंगे तो हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत, कंप्लीट हिंदी में लेंगे तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत। ओके एक टीचर के लिए बहुत मुश्किल होता है बाइलिंगुअल क्लास लेना। आई होप सो कि उसमें आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा और वो ओके सर, वी आपके आर लिए बेहतर है। अंडरस्टैंडिंग। द रीजन बीइंग, देखिए थिंग इज मेरे तो मीडियम दोनों है, इंग्लिश में भी हम आपकी क्लास ले सकते हैं, हिंदी में भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये कभी मेरे साथ भी हैंडीकैप रहा था, मेरी स्कूलिंग कॉलेज ये सारा इंग्लिश मीडियम में हुआ था, तो हिंदी मीडियम में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी। लेकिन जब आगे का हायर स्टडीज हमने करना शुरू किया, देन आई फाउंड कि बहुत सारी किताबें हिंदी मीडियम में अच्छी आती थी। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट इंडिया, ये जो टॉपिक हम कवर करा रहे हैं, इसमें हिंदी मीडियम में किताबें अच्छी आती है, इंग्लिश में उतनी अच्छी किताबें नहीं आती थी। तो आई वॉज हैंडीकैप कि हिंदी मुझे समझ में नहीं आता था, बट आई ट्राई टू ओवरकम दैट। वो हैंडीकैप को हमने दूर किया और मुझे लगा कि जिस भाषा में हम बोलचाल करते हैं उस भाषा को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमने कवर अप कर लिया, हमने अपनी हिंदी को भी इम्प्रूव किया। और बाइलिंगुअल आई मीन आज के डेट में अगर मुझे हिंदी में मैटर मिले तो हिंदी में पढ़ लेते, इंग्लिश में मिले तो इंग्लिश में पढ़ लेते। कल के डेट में जब आप कंपटीशन देंगे तो ये चीज आप में अगर है तो बहुत अच्छा है। इन दैट सेंस व्हाट वुड हैपन कि आप मटेरियल के साथ कभी हैंडीकैप नहीं रहेंगे। आपको इंग्लिश में मिलेगा, आप इंग्लिश में समझ जाएंगे, हिंदी में मिलेगा। केवल दो लैंग्वेज की बात हो रही है। जिस इंसान के पास जितना ज्यादा लिंग्विस्टिक स्किल्स होता है ना, लिंग्विस्टिक स्किल्स का मतलब हुआ लैंग्वेज का स्किल्स, उसका ब्रेन उतना एक्टिव होता है। ये रिसर्च से प्रमाणित है, सर्टिफाइड है। लिंग्विस्टिक स्किल्स जिस कैंडिडेट या जिस स्टूडेंट में जितना ज्यादा वो लैंग्वेज जानता है ना, वो उतना ज्यादा उसका ब्रेन एक्टिव होता है। ब्रेन का हम 6 to 7% ही यूज कर पाते हैं, ओके। लेकिन अगर आप अपने लिंग्विस्टिक स्किल्स को बढ़ाइएगा ना, तो ये धीरे धीरे करके बढ़ करके 7 to 8%, 9% भी हो सकता है। कोशिश कीजिए नई भाषा सीखने का, जिसके जरिए आपके ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ा रहे होंगे। जैसे हमने कोशिश किया बांग्ला को सीखने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए रेगुलर बेसिस पर जब तक आप नहीं बात करेंगे लोगों से, तब तक आप वो लैंग्वेज पर कमांड हासिल नहीं कर सकते हैं। बांग्ला हो, पंजाबी हो, दीज आर ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस। उसको सीखने का कोशिश हमने किया, नहीं हो पाया, बिकॉज आई डिड नॉट गेट अ कंपनी। कंपनी इन द सेंस कि आपको रेगुलर बात करनी पड़ेगी, तभी आप वो लैंग्वेज सीख पाइए। खैर एनी हो,
लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे वर्ण संकर व्यवस्था। सो ये कहाँ से आया? वी वर टॉकिंग अबाउट कास्ट एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। जाति एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसमें हम क्या का किसी न किसी ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ा हुआ है। ईच एंड एवरी कास्ट दे आर लिंक्ड टू आइदर वन और अदर ऑक्यूपेशन। कोई भी आप कास्ट उठा लीजिए, ठीक है, आप यादव उठाइए, कायस्थ उठाइए, ठीक है, कुर्मी उठाइए या महतो उठाइए, हर कास्ट का अपना कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन था। ये सारे कास्ट अलग अलग कास्ट है और इन कास्ट की आइडेंटिफिकेशन किससे होती है? उनके अपने ऑक्यूपेशन से। पेशे से, उनका पेशा जो होता है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कास्ट क्या है। हर कास्ट का अपना एक विशिष्ट व्यवसाय है। सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते हैं और ये जो कास्ट है दीज आर नथिंग बट ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स। These are nothing but occupational groups या पेशेवर समूह, ये ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स है। नाउ जब कास्ट का हम स्टडी कर रहे हैं तो पहला तो इसे हम एज सिस्टम के तौर पर स्टडी कर रहे हैं और दूसरा फर्स्ट एज सिस्टम, दूसरा चेंज एंड परसिस्टेंस के फॉर्म में भी हम स्टडी करते हैं। चेंज अर्थात बदलाव, ठीक है, और परसिस्टेंस को हम कहेंगे निरंतरता। ओके, जस्ट लेट मी हैव अ लुक एट योर सिलेबस। इसमें क्या टॉपिक भी आई सपोज कि आप लोगों के सिलेबस में होना चाहिए, सो दैट मैं इजीली आप लोगों का हम साइमल्टेनियसली कवर करा दें। जस्ट ओके, सी टॉपिक जो है आप लोगों का कास्ट सिस्टम, ऑरिजिन एंड इट्स वेरियस थ्योरीज। आई विल शेयर द सिलेबस। This is the syllabus. Okay, so कास्ट सिस्टम है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कास्ट एक सिस्टम के तौर पर कैसे काम करता है। दूसरा है ऑरिजिन और तीसरा है थ्योरीज इससे रिलेटेड। तो ऑरिजिन कैसे हुआ ये हम लोग सब्सिक्वेंटली देखेंगे कि इसका ऑरिजिन कैसे वर्ण व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। सिस्टम के तौर पर ये कैसे एग्जिस्ट करता है वो हम लोग देखेंगे एंड देयर आफ्टर we will have a look into the theories as well. पहले हम लोग ये सिस्टम के तौर पर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है वो कर लें। तो इकोनॉमिक सिस्टम, जस्टिस
इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसमें चेंज और परसिस्टेंस क्या है? आज के चेंज क्या है? पहले तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर काम करता था, लेकिन क्या आज के डेट में भी ये इकोनॉमिक सिस्टम के तौर पर काम करता है? सो वी फाइंड कि नो। आज के डेट में एक कोई कुर्मी जाति का होगा, वो आईएएस अफसर होगा, वो से डॉक्टर हो सकता है। आज एक कोई ब्राह्मण होगा, वो बिजनेस कर रहा होगा, वैश्य का जो काम था वो कर रहा होगा। जो सोल्जर्स हैं, जरूरी नहीं कि वो सभी क्षत्रिय हैं, उसमें से कोई यादव भी होगा, कोई अहीर भी होगा, वाल्मीकि भी होगा। सो देयर इज अ चेंज। तो चेंज क्या है? कास्ट एज एन इकोनॉमिक सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। जाति आज एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में काम नहीं करता, पहले था। आज कोई वर्ण, दिस डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है दैट इट इज ऑन द पार्लियामेंट और द प्राइम मिनिस्टर टू अपहोल्ड द वर्ण संकर व्यवस्था। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। इनिशियली था पहले एंशिएंट टाइम्स में कि राजा का एक नैतिक दायित्व है कि वो इस व्यवस्था को बनाए रखे, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। बट दैट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे। कास्ट डज नॉट एग्जिस्ट एज एन इकोनॉमिक सिस्टम, इट हैज ब्रोकन डाउन। सो देयर इज चेंज। परसिस्टेंस क्या है इसमें? आज भी कास्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो उनके ऑक्यूपेशन से आइडेंटिफाई करते हैं। परसिस्टेंस क्या है? कौन सा चीज आज भी निरंतर है, कंटिन्यूड है। एज अ सिस्टम इट हैज ब्रोकन डाउन, लेकिन आइडेंटिटी तो है। पहचान किसी भी जाति की किससे है? उसके पेशे से ही है। आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। has broken down. You are no longer compelled to do that job, that profession that was originally there in the caste system. कि आपका अपना कोई कास्ट है, उस कास्ट का क्या काम होता था ओरिजिनली, वो काम करने के लिए आप बाध्य नहीं है। आज के डेट आप कोई भी दूसरा ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। यू कैन अडॉप्ट एनी अदर ऑक्यूपेशन। इट इज योर फ्री विल। आपका अपना इच्छा के हिसाब से आप कोई भी ऑक्यूपेशन को चूज कर सकते हैं। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ सिस्टम। लेकिन पहचान तो आज भी आपकी उसी कास्ट से होती है, उसी पेशे से होती है। आप कोई भी कास्ट, आपकी पहचान उसी से। सो दिस इज अबाउट कास्ट एज एन इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ नेक्स्ट, कास्ट एज अ पॉलिटिकल सिस्टम। तो एंशिएंट टाइम्स में अगर हम देखें तो राजनीतिक व्यवस्था में दो वर्ण, ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, दे प्लेड अ डोमिनेंट रोल। पॉलिटिकल सिस्टम में ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक डोमिनेंट रोल था। हाउ? द क्षत्रिय दे यूज्ड टू बी द रूलर्स एंड द ब्राह्मण्स दे वर द एनेबलर्स। एनेबलर्स का मतलब है कि इन क्षत्रियों को उस समय था क्या व्यवस्था एंशिएंट टाइम्स में? डिवाइन राइट्स थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। इसके तहत होता क्या था? हु वॉज एक्चुअली अ क्षत्रिय? एक्चुअल में क्षत्रिय कौन होता था? एक्चुअल में क्षत्रिय कोई नहीं होता था।
ब्राह्मण जिनको प्रूफ कर दिए कि ये क्षत्रिय हैं, तो वो क्षत्रिय बन जाते। रूलर क्लास, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वर्ण का हो, व्हाट ब्राह्मण्स दे यूज्ड टू डू, ब्राह्मण्स जो है इनका ऑरिजिन ऑफ हु, रूलर्स, ऑरिजिन को डिवाइन घोषित कर देते थे। हाउ कि ये राजा है और इस राजा का जो लीनिएज है ना, लीनिएज या जिसको हम वंशक्रम कहते हैं, कहां से ये उत्पत्ति हुई है, वंशक्रम या लीनिएज हम कहते हैं कि एंसेस्टर्स इसके कौन है, कहां से इनका ओरिजिन है, उसको डिविनिटी, ये चंद्र देवता की संतान है सपोजिटली, चंद्र देवता। तो ऐसे में हो क्या गया कि ये रूलर क्लास जो है ये हो गए चंद्रवंशीय, या फिर सूर्य देवता से हम जोड़ दिए तो ये क्या हो गए, सूर्य वंशीय। अब है क्या कि हम ऐसे मिथिकल चीजों से हम जब इनका एंसेस्ट्री जोड़ दें तो इसका तो प्रूव करना बहुत मुश्किल है। रिलीजन का इंपैक्ट उस समय इतना ज्यादा होता था कि पीपल दे यूज्ड टू एक्सेप्ट इट कि ओके चंद्र देवता से इनका वंश है, या ये चंद्रवंशी है, या सूर्यवंशी है, या नागवंशी है। जैसे आप राजस्थान में जितने भी राजपूत क्लास हैं उनका ओरिजिन कहां से जोड़ा गया है, माउंट आबू से, कि माउंट आबू का पर्वत था, वहां से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और इसी ज्वालामुखी से फूट करके कौन कौन निकले, चालुक्य निकले, परमार निकले, सोलंकी निकले। ये सभी राजपूत जो हैं इसी माउंट आबू के ज्वालामुखी से फूट करके निकले। अब ज्वालामुखी से फूट करके तो लावा निकलता है, कभी कोई इंसान नहीं निकलता है। लेकिन जब रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है देन पीपल एक्सेप्ट इट, यस दे आर डिवाइन पीपल। ओके, आज भी लोग अफेक्टेड होते हैं। रजनीकांत की मूवीज ऐसे ही पॉपुलर नहीं होती हैं। रजनीकांत या मिथुन चक्रवर्ती की मूवीज में इसी तरह का दिखाया जाता है। या आप चेन्नई एक्सप्रेस देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा कि शाहरुख खान जो है एक हंसिया से जीप को गिरा देता है। सो पीपल दे टेक इट एज अ रियलिटी। ओके, उस समय भी इसी तरह है, उस समय तो और ज्यादा था। पीपल दे यूज्ड टू एक्सेप्ट इट कि ओके वेल एंड गुड, दीज पीपल दे हैव डिवाइन पावर्स, इनके पास में दैवीय शक्ति है क्योंकि ये भगवान के भेजे हुए वंशज है। तो इससे होता क्या था कि दो तीन काम हो जाता था। पहला, राजा जो है कि सत्ता को वैधता मिल जाता था। इट प्रोवाइडेड लीगैलिटी टू रूल, कि कोई प्रश्न नहीं पूछेगा कि आप राजा कैसे बन गए। भाई हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं हमें, तो इसका अर्थ हुआ कि आप अधर्मी हैं। तो लोग डरते थे कि अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम अधर्मी हो जाएंगे। इसलिए इट प्रोवाइडेड लीगैलिटी टू रूल, राजा को एक वैधता मिलता था, उसकी सत्ता को वैधता मिलता था। दूसरा क्या होता था कि इसके माध्यम से राजा जो भी टैक्स लगा रहा है तो टैक्स लगाने पर किसी भी तरह का उफ जनता नहीं करेगी। वाई? बिकॉज जब देवताओं ने भेजा है तो देवताओं ने टैक्स लगाने के लिए नहीं भेजा, परोपकार के लिए भेजा आपके पास। द पर्सन हु हैज बीन सेंट ओवर हियर, आपको रूल करने के लिए जिससे भेजा गया है, उसको व्यवस्था स्थापित करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने के लिए भेजा गया है। और लॉ एंड ऑर्डर के तहत अगर वो टैक्स भी कर रहा है, कितना भी ज्यादा टैक्स कर रहा है, यू शुड ओबे, कॉम्प्लाई। तो कॉम्प्लायंस जो है वो इजी होता है, ठीक है। बिकॉज
कॉम्प्लायंस क्यों इजी होता है, आप क्यों मानेंगे बात को, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन या डिविनिटी जो है वो इन्वॉल्व है। आप अगर नहीं मानेंगे तो वैसे में होगा क्या कि आपके ऊपर एक आरोप लगेगा कि आप अधर्मी हैं। सो इससे 2-3 काम हो जा रहा था। पहला तो सत्ता को वैधता मिल जा रहा था, लीगैलिटी टू रूल। दूसरा, टैक्स जितना भी लगा रहा है तो उससे कॉम्प्लायंस हो रहा है, बिकॉज योर ओरिजिन इज डिवाइन। आप भगवान के भेजे हुए दूत हैं, इस दुनिया में व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाए गए हैं। तो ये फायदा जो हो रहा है ये तो क्षत्रिय क्लास को हो रहा है। ब्राह्मण को इससे क्या फायदा मिलेगा? व्हाई शुड दे गिव एनीबॉडी अ क्षत्रिय स्टेटस? ओके, ये बेनिफिट तो ये क्षत्रियों को मिल रहा है। ब्राह्मण को क्या मिल रहा है? बिकॉज दिस वॉज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। ठीक है, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स मिलता था, दक्षिणा मिलती थी राजा की तरफ से कि ठीक है आप मुझे सर्टिफिकेट दीजिए, बदले में व्हाट विल डू, राजा जो था, ही विल बी गिविंग यू लैंड ग्रांट्स, सोना चांदी के सिक्के देंगे, जमीन दान दक्षिणा में आपको देंगे। तो इससे विन विन रिलेशनशिप था। क्षत्रिय के लिए भी ये फायदा, ब्राह्मण के लिए भी फायदा। इतना फायदा था कि इनफैक्ट जब मुगल्स भारत आए या जो टर्क्स भारत आए तो उन लोगों ने भी यही सिस्टम को अडॉप्ट किया। जैसे बलबन जब भारत आया तो उसने देखा कि तो बड़ा बढ़िया सिस्टम है, क्या किया, अब वो किसी हिंदू देवी देवता से तो वंशज अपना नहीं जोड़ सकता था, तो उसने ईरानी सूर्य देवता अफरासियाब से अपना वंश जोड़ दिया, अफराज ईरानियन सन गॉड। वाई? बलबन जो था वो आम दरबारी था, शाही खानदान से इसका कोई संबंध नहीं था। ही वॉज अ नॉर्मल कॉमनर। अब इल्तुतमिश के 40 कोर्टियर्स थे, नोबल्स थे, उन नोबल्स में से एक बलबन भी था। अब जब बलबन अगर राजा बन जाएगा तो इट इज बट नेचुरल कि बाकी जो 39 नोबल्स हैं वो लोग ऑब्जेक्ट करें कि हमें से ही था, ये कैसे बन सकता है राजा, ये तो शाही खानदान से नहीं है। तो बनने के साथ ही क्या किया बलबन ने, अपने आप को वो घोषित कर दिया कि भाई हम अफरासियाब के वंशज हैं, दैट आई एम डिसेंडेंट ऑफ सन गॉड। अकबर जब राजा बना, अकबर ने भी अपने आप को इसी तरीके से घोषित कर दिया। उसने भी अलनक्वावा, ये उसका वंशज अपने आप को घोषित कर दिया कि भाई हम सन गॉड के संतान हैं, उनके द्वारा भेजे गए हैं। बिकॉज ही न्यू इट कि इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो हिंदूज की है, एंड हिंदूज दे वर्शिप सन गॉड। तो अगर उसका दूत अपने आप को बना दे, उसका वंशज अपने आप को बना दे, तो ऑटोमेटिकली दे विल एक्सेप्ट हिम एज। और यहीं तक नहीं, अकबर क्या करता था, सूर्य आराधना भी करता था, सन वर्शिप करता था, डेली बेसिस पर सन वर्शिप करता था, सो दैट की पीपल हिज सिटीजन मीन उसके जो जनता थी वो उसको एक राजा के तौर पर स्वीकार कर ले, एंड इट वर्कड। तो ये डिवाइन ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट था, डिवाइन ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट था दैवीय उत्पत्ति का, इससे बेनिफिट होता था रूलिंग क्लास को, पॉलिटिकल क्लास को। इसके अलावा जो क्लर्गी क्लास था, जो रिलीजियस क्लास था, ब्राह्मण, उनको भी इससे बेनिफिट होता था। क्योंकि ये ओरिजिन कहां से था, ये डिवाइन ओरिजिन का थ्योरी किसने दिया है, या ये कॉन्सेप्ट लाए कौन थे? ये पहली बार ब्राह्मण से नहीं लाया। इससे क्या कि आपकी सत्ता को, आपके शासन को स्थायित्व मिलता है। सो दिस वाज इट इज इन दिस मैनर कि उस समय शासन किया जाता था, उस समय व्यवस्था को स्थापित किया जाता था। सो कास्ट इट ऑल्सो वर्क एज अ पॉलिटिकल सिस्टम। क्षत्रिय थे, वही रूल कर सकते थे। बाय द वे, अगर कोई दूसरा कास्ट का भी अगर वो शासन करता, ठीक है, लेट मी गिव यू अ रिसेंट एग्जांपल। शिवाजी का नाम सुने हैं? शिवाजी, ये रिसेंट एग्जांपल हम दे रहे हैं। शिवाजी बिलोंग टू कणवी कास्ट।
कणवी कास्ट जो थे ना, ये लोअर कास्ट के थे। जब शिवाजी एक्वायर कर लिया मुगलों से, औरंगजेब से लड़ करके उन्होंने अपना एक एरिया डिमार्केट कर लिया, पॉलिटिकल पावर एक्वायर कर लिया, तो इनके जो गुरु थे, ब्राह्मण जो थे, उन्होंने इनका संस्कार वगैरह करके इनको क्षत्रिय घोषित कर दिया। अब आज के डेट में मराठास जो हैं, दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी क्षत्रिय, नॉट ऑफ कणवी कास्ट। कणवी कास्ट है वो लोअर कास्ट। मराठास दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी क्षत्रिय। सो इट इज इन दिस मैनर कास्ट प्लेड अ रोल, कि कोई लोअर कास्ट वो क्षत्रिय नहीं हो सकता, क्षत्रिय बना दिया जाता था। मौर्यास, नंदास, नंद डायनेस्टी बिलोंग टू लोअर कास्ट। लेकिन एक बार पॉलिटिकल पावर जब एक्वायर कर लिए, then they all became Kshatriya. So who was Kshatriya? Again, there was no original Kshatriya. जिसने भी पॉलिटिकल पावर एक्वायर कर लिया, the Brahmins they used to designate them as Kshatriya. ब्राह्मण्स उनको क्षत्रिय घोषित कर देते थे। और इससे है क्या कि दोनों को फायदा होता था, उनको भी फायदा था, जो शासक बने, राजा बने, कैसे फायदा था ऑलरेडी हमने बताया, भी फायदा था क्योंकि बदले में उनको दक्षिणा मिलती। सो दिस इज हाउ कास्ट function as a political system then. Now, आज क्या है? कास्ट आज भी पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर वर्क करता है। कास्ट वर्क्स एज, आज भी ये राजनीतिक व्यवस्था में काम करता है। हाँ, स्वरूप चेंज हो गया है, ठीक है, फॉर्म जो है वो चेंज हो गया है। अब कोई क्षत्रिय नहीं बनता है, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स जो होता है उसमें कास्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। सो चेंज क्या है? कास्ट एज अ पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर्म हैज चेंज्ड, स्वरूप चेंज हो गया है। पहले था क्या कि क्षत्रिय घोषित करना होता था, आज क्षत्रिय घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ती, फॉर्म चेंज हो चुका है। परसिस्टेंस क्या है? कंटिन्यूटी क्या है? निरंतरता क्या है? कि आज भी पॉलिटिकल पावर को एक्वायर अगर करना है, कास्ट, ठीक है। सो वी सम अप हियर, यहीं पर आज हम लोग स्टॉप करेंगे। अगर आप लोगों का आज के क्लास से कुछ क्वेश्चन है तो उसे पूछ लीजिए। रिमेंबर कि आज अभी हम लोगों ने कास्ट कंप्लीट नहीं किया है, कास्ट का 2 और टॉपिक हमें कवर करना बाकी है। कास्ट एज किनशिप सिस्टम हमें कवर करना है, और कास्ट एज कल्चरल सिस्टम हमें कवर करना बाकी है। और सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में इसका स्टडी करना अभी भी बाकी है। विल कवर दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। So if you people have any question from today's class, आज के क्लास से अगर कुछ सवाल पूछना है तो उसे आप पूछ लीजिए। कंटिन्यूटी, और कुछ सवाल? सर, निरंतरता क्या है? कंटिन्यूटी, और कुछ सवाल?